तुम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो यूं, तुमने कभी सोचा कि पाकिस्तान की असल बदनसीबी क्या है? ऐसे वक्त में यह सवाल बहुत अजीब था, लेकिन वो इस तरह बातें करने की आदी थी। यकदम बहुत जज्बाती होकर वो बात मोड़ने की गरज से बहुत ही मारूजी बन जाती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने पाकिस्तान आइडियल की खातिर बनाया और अब वो खुद नज़रिया पाकिस्तान को क्या करेंगे। अब हम दोनों खालिस तालिब इल्मों की तरह देर तक नज़रिया पाकिस्तान पर बहस करते रहे। हम मौजूदा नस्ल और पिछली नस्ल पर बातें करने लगे। अभी कुछ देर पहले ही वो बेजान थी। इसने अपनी टांगें सामने मेज़ पर रखी हुई थी और गुलाबी चश्मे को कनोज के बैग पर लापरवाही से डाल छोड़ा था। अब वो गर्दन आगे किए दोनों हाथों के इशारों से बातें कर रही थी। यार क्यूम, पाकिस्तान सिर्फ दो नस्लों की कारगुजारी है। पिछले 25 साल जिसमें हमारे बाप बूढ़े हुए और हम जवान, और ये वक्फा, ये एक कड़ा है जिसमें हम सब गुजर रहे हैं। इसमें इतना कुछ डाला है हमारी जनरेशन ने, हमारे माँ बाप ने, और आज तक न कुछ मीठा पका है न नमकीन। तुम सोशियोलॉजी के तालिब इल्म होकर मेरी बात इतनी दिलचस्पी से नहीं ले रहा हूँ। गौर करो, ज़रा सोचो, तज्जिया करो सारी सिचुएशन का। पाकिस्तान का जो अमीर तबका है वो 1947 में जवान था और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखता था। इसने इधर आकर यानी मुकाबला नहीं किया, इसलिए तबका एम्बिशन से बहुत आगे निकल गया। ज़रा गौर से सोचो, इस तबके ने अफसरशाही की वो तिजारत पेशाब पैदा किए जो आज बिजनेस मैग्नेट्स हैं। इसने इन बैंकरों को जन्म दिया जिन्होंने सारे मुल्क को नोटज़दा कर दिया। इस तबके वो प्रोफेसर उठे जिन्हें तालीम से ज़्यादा ग्रेडों की फ़िक्र थी। वो डॉक्टर सामने आए जो बैरून मुमालिक इसलिए उम्रें गुजारते हैं कि वहाँ पैसा ज़्यादा है। इस तबके ही से वो दानिश्वर पैदा हुए जिनकी अपनी कोई कन्विक्शन नहीं थी। इनकी सोच चाहे सुरख चीन से आए या सरमाया दराना निज़ाम से, इनकी अपनी नहीं होती। वो ग्रेड में मुब्तला हैं। ये लोग हमें एक ही मेरास दे सकते हैं, कन्फ्लिक्ट, अंदर का तजाद, हालात का तजाद, शख्सियतों का तजाद। तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस घर में वापस चले जाऊं जहां से और कुछ नहीं मिल सकता सिवाय तजाद के? वो आखिर तुम्हारे माँ बाप हैं। जाने दो क्यूम, तुमको ऐसे माँ बाप से निपाला है जिनको तुम पता नहीं एम्बिशंस लोग कैसे होते हैं। यार फिर भी क्या, तुम दिन याद तो नहीं पढ़ते रहे कि मुझे अखलाकी कदरें सिखाना चाह रहे हो? वो एक दोस्त की हैसियत से। ये लोग पाकिस्तान बनाने वाला मेरे माँ बाप जब इधर आए पाक सरजमीन पर, तो यहाँ आकर इन लोगों ने जफाकश मेहनतियाँ बीवियाँ बहाईं नया मुल्क बसाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। ये औरतें मर्दों को मुजाजी खुदा समझती थीं। उन्होंने मर्दों का साथ दिया, गरीबी दूर होती गई। जैसे रोशनी करीब आती, वो किसी जगह जाकर हद मुकर्रर नहीं कर सकता। इनके बैंक बैलेंस बैरूनी ममालिक में है। वो किसी जगह जाकर अलहरस में मुब्तला होकर कमाए जाते हैं। इनकी बीवियां घरों में हैं, ये पुरशौक किए जाते हैं। तुम्हें पता नहीं, आई हैव गॉन ऑल थ्रू। 1947 वाली बीवियां बूढ़ी हो गई हैं। शोहरों को किसी मकाम पर पहुंचाने के बाद अब वो नकारा हैं, उन पुराने सोफ़ों की तरह जिनका हर स्प्रिंग ढीला है। और मुझ जैसी लोमड़ियाँ फिरती हैं शहर में, इनके लिए हर अंगूर का गुच्छा मीठा है। वाह क्या ड्रामेटिक बात है ना? आज तुम्हें क्या हो गया सैमी? कोसा ठीक कहती है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। दरअसल मेरे माँ बाप, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ क्यूम, मेरा बाप पाकिस्तान बनाने वाली पूत की तरह बूढ़ा हो रहा है। इसने अपनी बूढ़ी मर्द की मैयत के सामने दौलत बंगले बैंक बैलेंस की स्क्रीन लगाकर अपने आप को बहुत पोटेंट कर दिया है। इसका वक्त लुमड़ियों के लिए है। बेटी बड़ा बोझ लगती है इसे। तुम्हें अपने माँ बाप के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। और मेरी माँ के हाथ पल्ले कुछ नहीं, वो अपने आप को नहीं बचा सकती, मुझे क्या बचाएगी? तुमने शहर की लुमड़ियाँ नहीं देखी जिन्हें हर ब्यूटी पार्लर, हर फॉरेन शॉप एड पहुँचाती है? इनके पास नकली पलकें हैं, कई हेयर पीसेस हैं, मेकअप के अलावा आज़ादी है। इनसे मेरी माँ क्या लड़ेगी? तुम्हारी अम्मी ने इजाज़त कैसे दी तुम्हें हॉस्टल में रहने की? और छोड़ो जी, मेरी मम्मी किसी बात की इजाज़त नहीं देती। वो किसी बात से एग्री नहीं करती, वो सब कुछ मान जाती हैं। वो शराब नहीं पीती लेकिन कॉकटेल पार्टियों में शरीक होती हैं। वो मेरे बाप के मशाकल समझती हैं लेकिन एतराज़ इसलिए नहीं कर सकती, वो डैडी को मजाजी खुदा समझती हैं। वो ब्यूटी पार्लर से हुस्नकारी करवाती हैं लेकिन दिल से इनका अकीदा है कि बूढ़ी औरत हमेशा उम्र से नहीं लड़ सकती। भाई साहब, हम ऐसे घरों में रहने आए हैं जहाँ एक माँ को बूढ़ा होने की भी इजाज़त नहीं। मैं जिन्हें इन जवान होने की इजाज़त कब मिलेगी? तुमको क्या पता ऐसा घर क्या होता है?
मेरी माँ बूढ़े ढांचे के साथ नौजवान लोमड़ियाँ बराबर भाग रही हैं, और यह सब कुछ मेरे माँ बाप, इनकी ज़िंदगी इतनी मज़ाक़ा खेज़ है, इतनी बच्चगाना है कि मैं इसमें नहीं जा सकती वापस कभी। बताओ, जब माँ ही बेटी से डरती हो और इजाज़त कौन देगा? मैं किससे इजाज़त लेकर हॉस्टल आती, बताओ ना। कभी माँ भी डरी है बेटी से? हद करती हो तुम। डरती यार वो माँ जो 47 में जवान थी और अपनी बेटी से डरती है। अब घरों में बेटियाँ हुकूमत करती हैं। डैडी की कार, डैडी की तवज्जो, डैडी की चेकबुक, सब कुछ बेटी के लिए है, बेटी की सहेली के लिए है, सहेली की सहेली के लिए। अपनी माँ से प्यार करती हूँ मैं। तुमको क्या पता, मैं इसको मुल्क का सदर बनाकर खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती। वो बड़ी देर खामोश रही। गौरव में कुछ झूठा सच्चा दबदबा होना चाहिए, झूठा सच्चा प्यार, वरना हॉस्टल बेहतर है। वो उठ खड़ी हुई और फिर इसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। आज मैंने तुम्हें बहुत बोर किया है ना? मैंने कहा ज़रा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम कितनी साफ़ उर्दू बोलने लगी हो। हाँ वो भी है। वो उठ खड़ी हुई। जा रही हो सैमी? हाँ, मैं सोचती हूँ सोशियोलॉजी MA का कुछ फ़ायदा भी ना होगा। ये भी बड़ा हॉक्स है, मेरी मम्मी डैडी की तरह। कुछ देर वो खड़ी रही और फिर बोली, देखो आफ्ताब मिले तो सलाम कहना। जिस वक्त सैमी रुखसत हुई, मेरे में वहम गुमान में भी न था कि वो कॉलेज से हमेशा के लिए जा रही है। जिस वक्त इसने सलाम भिजवाया तब भी मुझे शुबा न गुजरा कि कोई अजीब बात होने वाली है। हत्ता कि इस वक्त मैंने आफ्ताब को सैमी का संदेशा दिया, इस वक्त भी मुझे ख्याल नहीं आया कि सैमी का कॉलेज में आखिरी दिन था और वो मेरे साथ आखिरी दोपहर थी। सैमी तुम्हें सलाम भिजवा रही थी? अच्छा, लाताल्लुकी से आफ्ताब ने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को लम्हा भर के लिए देखा और फिर चुप हो गए। शायद आफ्ताब को भी मालूम न था कि सैमी हॉस्टल छोड़कर पिंडी जा चुकी है। कुछ दिन सैमी का चर्चा रहा, हम जमात इसका जिक्र करते रहे। फिर लेट फीस वालों के साथ बोर्ड पर इसका नज़र आता रहा। फिर अचानक आफ्ताब की मंगनी हो गई। क्लास को एक नया मौजू हाथ आ गया। ये मंगनी इसलिए अनोखा टॉपिक था क्योंकि अब तक सैमी आफ्ताब का स्कैंडल आम हो चुका था। लड़कियां आफ्ताब की गैर मौजूदगी में इसके इश्क की बड़ी तफसीलात से एक दूसरे को बहम पहुंचाती थीं, लेकिन आफ्ताब के सामने सैमी का नाम लेने से भी गुरेज करती थीं। इम्तिहानों से पहले दिन और रात की सीमतें बदल जाती हैं। कभी घंटा मीलों में कटता है और कभी सारा दिन मिलीमीटर में सिकुड़ जाता है। इम्तिहान से कबल होने वाली छुट्टियाँ हो चुकी थीं। आफ्ताब की शादी का कार्ड इन छुट्टियों से 2 दिन पहले आया था। हम सब ने अपने अपने कार्ड लिए और कौसर ने सैमी का कार्ड भी ले लिया। आफ्ताब के जाने के बाद कुछ देर तक इसकी शादी, दुल्हन, इसका नाम, प्रिंटिंग, लिफाफे का साइज़, आफ्ताब की शख्सियत ज़ेर बहस रही। फिर इम्तिहान, डेट शीट, नोट्स की बातें होने लगी। किसी ने सैमी जैसी बोंगी लड़की का नाम न लिया। इम्तिहानी छुट्टियों से पहले गुलाब के सफ़ेद फूल जो कॉलेज की सड़क के साथ साथ नज़र आते थे ख़त्म हो चुके थे। बहार ख़त्म थी, भरपूर गर्मी अभी आई न थी। सुबह उठने को जीना चाहता था, रात को पढ़ाई करने के लिए दिल भागता था। दोपहर को अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता और कलूला करने को जी चाहता है। इम्तिहानों में वक्त भी कम होता जा रहा था, लेकिन सब साथ पढ़ने वाली लड़कियों की बातें ज़्यादा याद आने लगी थी। दिमाग में इम्तिहान की घटनी बजती रही, जिससे गिल्ट में इजाफा होता। उसने इत्तेफाक से हर फिल्म हाउस में अब धड़ाधड़ अच्छी फिल्मों की नुमाइश शुरू हो गई थी। जमाल, अमजद और मैं हॉस्टल में रह गए थे। लड़कियां घरों में मुकीद हो चुकी थीं। हर अच्छी फिल्म देखने के बाद हम तीनों कसम खाते कि इम्तिहानों तक कोई फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन खबर मिलते ही खुदा जाने कैसे प्रोग्राम बन जाता। कोर्स के अलावा सब किताबें दिलचस्प और पुरमालूमात लगती थी। हम तीनों करीबन हर रोज़ मुख्तलिफ बुक डिपोज़, किताब घरों के चक्कर लगाते। इन किताबों को जो बुक स्टॉलों पर बिकती थी खरीदने की हम में इस्तात न थी, लेकिन असल पढ़ाई से जान बचाने और ज़मीर से छुटकारा हासिल करने का कोई तरीका भी न था। बुक स्टॉलों पर फेरने से ये तसल्ली रहते कि हम तैयारी कर रहे हैं। जमाल और अमजद ने तो USSI का कार्ड भी बनवा लिया था और अपने आप को जल देने वहाँ भी चले जाते थे। मैं अनारकली में फुटपाथ पर बिकने वाली पुरानी किताबें देखता रहता, फिर पब्लिक लाइब्रेरी चला जाता। इन मशागल से मुझे सैमी के मुतल्लिक़ सोचने में बड़ी मदद मिलती थी। अपनी मेज़ कुर्सी इसके ख्यालों में जाकर फीड आउट होने लगता। बुक स्टॉलों पर, फुटपाथ के किनारों और पब्लिक लाइब्रेरी में दिमाग को किसी जहत पर लगाना नहीं पड़ता था। जो इम्तिहान करीब आ रहे थे, घबराहट ज़्यादा हो रही थी और पढ़ाई का ग्राफ गिर रहा था। अब हम तीनों ने दाढ़ियाँ रख ली थीं, लेकिन मैं शेव से ज़्यादा ख़त बनवाने में वक्त सर्फ करता। जब हम तीनों मिलकर पढ़ाई करते थे, कोई नाआसूदा गुफ्तगू होती और हर रोज़ हम तीनों फैसला करते कि घर चले जाना ही बेहतर है, लेकिन दूसरे दिन सब हॉस्टल में ही होते। मैं अपने गांव चंद्रा नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ माँ भी नहीं थी
और बिजली का भी इंतज़ाम नहीं था। सांदा कलां में बड़े भाई मुख्तार रहते थे, लेकिन मैं कभी इनके पास नहीं रहा, इसलिए मैं इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी नए माहौल में जाने को तैयार न था। चंद्रा में बगैर बिजली की तैयारी कैसे हो सकती थी? बशर्ती का 10वीं के बाद मैं घर छोड़कर कस्बा न गया था। ज़हनी तौर पर चंद्रा से कटकर अब इम्तिहानी छुट्टियां गुजारने में वहाँ कैसे जा सकता था। कई बार मुझे ख्याल आया कि मामू के पास कसूर चला जाऊं। ऊपर वाली मंजिल का कमरा, रात को बुल्ले शाह के मज़ारों के कवालियों की आवाज़ आएगी। सुबह सुबह मामू गरम गरम पूरियों का नाश्ता लाएंगे। सब मेरी पढ़ाई का फ़िक्र मुझसे ज़्यादा करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे माहौल से वहशत होती थी। दरअसल मैं किसी ऐसे माहौल में जाना ना चाहता था जहाँ वक्त से ज़्यादा सैमी के मुतल्लिक सोच ना सकूँ। पता नहीं क्यों मुझे एहसास होता था कि अगर मैंने हॉस्टल का कमरा छोड़ा तो कहीं इस दरो दीवार के साथ ही सैमी पीछे न रह जाए। आफ्ताब की शादी से एक रात पहले का वाक़या है। मैं बुनियान और पजामा पहने अपना बिस्तर गोल करके कमरे के पीछे लगाए पड़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा ख्याल था कि दस्तक गोल कर जाऊं, क्योंकि हॉस्टल के लड़के काफ़ी वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन फिर आवाज़ आई, क्यों? मैंने दरवाज़ा खोला, वो सामने खड़ी थी। सैमी के धोकर मैं पसीने में नहा गया। वो पहले से ज़्यादा दुबली, लंबी और दर्द लग रही थी। आज इसके कटे हुए नाखून, सुर्ख बाल खुले थे। क्या उसका बाग इसके हाथ में न था? वो पहले जैसी न थी। गो ज़ाहिर अतवार पर इसमें कोई ख़ास तब्दीली वाक़या न हुई। आप कब आई? आए ना, अभी 8 बजे की फ़्लाइट से। अपना सामान YWC में रखा है। और यहाँ घर नहीं गई आप? मैंने तकल्लुफ़ से पूछा। कौन सा घर? अभी तक तुम मेरा घर नहीं भूले। वो रोल किए हुए बिस्तर पर बैठ गई। इसके कूल्हे की हड्डियाँ तंग जीन्स में बहुत नुमायाँ नज़र आ रही थी। वीकेंड के लिए आई हूँ। YW में मेरी एक दोस्त रहती है, वीकेंड के लिए साथ रख लेगी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इससे किस मौजू पर बात करूँ। आप तो कॉलेज ही नहीं गई, बगैर मिले मिलाए। जाना पड़ता है। मैंने इस बोंगी, टेढ़ी, कम शक्ल आशिक गैर को देखा। कोई ख़ास बात काबिल ज़िक्र नहीं थी, लेकिन पता नहीं मैं हर कीमत पर, हर मौसम में, हर किस्म के हालात में इसका असीर था। तुम बहुत दुबले हो गए हो, अब तुम बॉन्ड्स फिल्म में हीरो नहीं बन सकते। यह लम्हा अर्ज़ हल्का था, लेकिन जितनी जल्दी इसने मेरे मुतल्लिक ये जुमला कहा, इतनी ही सूरत से वो गायब हो गई। तुमने पूछा नहीं कि मैं क्यों आई हूँ लाहौर? मैंने अब भी सवाल न किया। मेरा दिल कहता था कि वो आफ्ताब की शादी पर आई होगी। कौन कौन जा रहा है वो शादी पर? जमाल और अमजद, मैंने जवाब दिया। और तुम? आफ्ताब मेरा रूममेट था, मेरा दोस्त नहीं था। शायद मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मुझे कौसर ने कार्ड भेजा था, कमीनी। कभी ख़त नहीं लिखा और कार्ड पोस्ट कर दिया। क्यूम, तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था पहले ही कि इसकी शादी किस दिन होगी। मैंने कार्ड मिलने से बहुत पहले कुल तारीख अपनी नोटबुक पर में लिखी थी। इसने नोटबुक दिखाने के लिए बैग तलाश किया। अफसोस, मैं नोटबुक कैनोस वाले बैग में भूल आई हूँ। तुम्हें कैसे शक था? कैसे? बस मुझे मालूम था वो 14 तारीख को शादी करेगा। 14 तारीख इतवार का दिन है। आसमान पर हल्के हल्के बादल होंगे और इसकी शादी की रात को बारिश होगी, गरज चमक के साथ। तुम जाओगे ना इसकी शादी पर? किस लिए? मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तुम्हें जाना पड़ेगा क्यों, मेरी खातिर। देखो, मैं पिंडी से महज इसलिए आई हूँ, तुम्हें मुझे आकर बताना कि दुल्हन कैसी है। तुम खुद चली जाओ, तुम्हारे पास कार्ड है कौसर का भेजा हुआ। बल्कि तुम तो दुल्हन को ज़्यादा करीब से देख सकती हो। हाँ, जा सकती हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन क्या? बस क्यूम, मैं बहादुर लगती हूँ, लेकिन सिर्फ लगती हूँ, अंदर से हूँ नहीं। क्यूम, प्लीज़, फॉर माई सेक, आफ्ताब की बीवी को देख कर आना। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें किसने बताया? वो आफ्ताब की कज़न है, वैसी ही होगी आफ्ताब जैसी। सैमी के अंदर धंसी हुई आंखों में आंसू आ गए। तुम जाओगे ना? मैंने इसको कोठी देखी है, कल डेवस रोड पर। इसकी कोठी में कितनी रोशनी होगी। आफ्ताब दूल्हा बनकर निकलेगा तो तुम उसे देखना क्यूम। वो यकदम चुप हो गई। चलो हम इकट्ठे चलेंगे। वो डर गई। ना जी, भला मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? इसकी बेबे मुझे कत्ल कर देगी फ़ौरन। कौन जाने, आफ्ताब भी बुरा मान जाए। पर मैंने सैमी का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से कहा, सुनो सैमी, गो अपनी नसीहत पर ख़ुद तुम्हें नहीं कर सकता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि एक बार मैं सूरत हाल से तुम्हें अच्छी तरह रोशनास करवाऊँ। मसलन, तुम क्या कर रही हो पिंडी में?
एक ट्रैवल एजेंसी है, इसमें मुलाजिम हूँ। तुम MA करो और वापस आकर तलीम मुकम्मल करो अपनी। वो ऊंचे ऊंचे हंस दी। मैं तलीम याफ्ता ज़हीन औरतों से नफ़रत करती हूँ, कमबख्त बला की झूठी होती हैं। और फिर जब तक आफताब लाहौर में है मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। ज़रा गौर से सोचो, आफताब की शादी हो रही है, तुम क्यों खुद ब खुद देश निकाले जा रहे हो? अपने माँ बाप से समझौता कर लो सैमी, मशरिक़ में सब औलाद की समझौता के लिए पैदा होते हैं। वो चुपचाप बिस्तर की चादर से तारें निकालने लगी। क़यूम बड़ी मुश्किल है, मैं तो समझौता कर लूँ लेकिन मेरी तवज्जो से इन दोनों को आपस में बड़े समझौते करने पड़ेंगे। डबल बेड पर सोना पड़ेगा, इकट्ठे तकरीबात में जाना पड़ेगा। फिर जब भी मैं घर पर रहूं, इन दोनों को मेरी खातिर मोहब्बत की फ़िज़ा का इंतज़ाम करना पड़ता है। बिजली, गैस, हॉट कोल्ड वाटर की तरह बड़ा बिल आता है मुझे। वो दोनों बेचारे बुढ़ा बुढ़ी जवान बनने की कोशिश करते हैं। क़यूम, जब वो दोनों मेरी वजह से समझौता करते हैं, अब भी शायद, लेकिन अब मैं देख नहीं सकती। मैंने सवाल करने के लिए मुंह खोला और चुप हो गया। पूछो ना। मैं बड़ी देर तक चुप रहा। असल सवाल हमेशा निकटाई की गिरा बनकर मेरे हलक में ही रुक जाता है। आफताब को बड़ी समझौते करने पड़ते हैं मेरी वजह से, इसीलिए तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मुझे बड़ा तरस आता है आफताब पर। क्यों आखिर? एक बार फिर मैं नमकीन पानी था। वो मुझ में सिल्वर नाइट्रेट की तलछट की तरह बगैर मिले बैठी हुई थी। कॉलेज में इसे मुझसे मोहब्बत करनी पड़ती थी। घर जाकर अपनी कश्मीरन बेबे के साथ शादी के अमूर में दिलचस्पी लेना होती थी। फिर शाम को अपनी कज़न के घर जाना था, एक मामूल था। अल्लाह जाने वो मुझसे मोहब्बत करने में ज़्यादा मजबूर था कि कज़न के साथ शादी करवाने में। अब तो ये बातें मैं इस कदर सोच चुकी हूँ कि अगर मुझे जवाब मिल भी जाए तो मैं दावतन यही सोचती रहती हूँ कि बाकी सारी उम्र आफताब की मोहब्बत, इसका इजहार भी इस तक मुझे मौका ना मिला। सैमी ने मुझे आस्तीन से पकड़ कर इल्तिजा की। सुनो क़यूम, तुम शादी पर जा रहे हो ना? जाना पड़ेगा। देखो, तुम इनकार नहीं कर सकते। वादा करो, प्रॉमिस। वादा? ऐसे नहीं हाथ मिलाकर वादा। मैंने सैमी का हाथ गिरफ्त में ले लिया। जलती स्त्री पर छन से पानी की बूंद पड़ी। इसका हाथ मेरे हाथ में पड़ते ही गायब हो गया। ज़ेबा के होंठ पर तिल है, गौर से देखना। क़यूम, बाएं तरफ गहरे सब्ज रंग का तिल। तुम्हें किसने बताया? मुझे कुछ नहीं बताता, बस मुझे पता होता है। याद रखना क़यूम, होंठ पर इस छन से गायब हो जाना हाथ में मेरे गर्म हाथ में था। फिर मैंने पहली बार सोचा मैं जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ।